हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस में, दैट इज एरिया अंडर कर्व। एंड आई होप आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस है और थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं वो ढंग से पढ़ लिए हैं, क्योंकि अब जो ये चैप्टर्स हम लोग करने जा रहे हैं, चाहे वो एरिया अंडर कर्व हो या इसके बाद वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें फंक्शन से लेके डेफिनेट इंटीग्रल तक के सारे कंसेप्ट्स और जो मेथड्स आपने कर्व बनाने के सीखे थे, सिमेट्री के पैटर्न सीखे थे, नॉर्मल जो फंक्शंस ड्रॉ करने सीखे थे, उन सबका कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो सब टॉपिक्स ढंग से आपने तैयार कर लियो। ऑब्वियसली हो सकता है कि लास्ट के टॉपिक्स की अभी अपने प्रॉब्लम या एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं की होगी, लेकिन एटलीस्ट आपका थ्योरी पार्ट कवर होना चाहिए, ताकि इस चैप्टर में जो आपको मैं पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर एंड आई होप यू आर रेडी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कर्व के कारण एरिया बाउंडेड निकालने के लिए एक तो हमें वो कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, या कोई फंक्शन है उसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। एक रफ ग्राफ बन जाए हमारा उसका, प्लस उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके या इंटीग्रेशन यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ रखा है। इस केस में एक फंक्शन लिया है मैंने एफ एक्स, जो कि नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स वो कैसा है, नॉन नेगेटिव है, डोमेन है ए से बी, और ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन ए कंसिडर मैं कर रहा हूँ। तो हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स, एक्स एक्सिस, और ये दो लाइंस एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी। कोई एक सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, रफ केस इस तरह का, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला रीजन फाइंड करना है कि एरिया बाउंडेड कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, और ये डिस्टेंस ले लेंगे dx, राइट। इस तरह का यहाँ पे कंसिडर कर लिया हमने। इस तरह से एलिमेंट लेते जाएंगे और इतने पार्ट को एज अ रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे। जितना dx छोटा लेंगे उतना ही हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू उस एरिया के पास जाती जाएगी, और वही लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए तो मान ही रखा है हम लोगों ने। ये एरिया जो मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना, ये जो टोटल शेडेड ग्रीन से मैंने जो एरिया दिया है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी डायरेक्टली एफ एक्स की। जो अपना डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ए से लेके बी तक, क्योंकि बी ए से बड़ा माना है, वो डायरेक्टली ये एरिया डिनोट कर देगा। इसी में एक सेकंड सिनेरियो देखते हैं। जब हमारे पास जो फंक्शन है वो नॉन पॉजिटिव है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे तो क्या था, फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर था। अब एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें फंक्शन एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे आ रहा है, कभी एक्स एक्सिस के ऊपर लाए नहीं कर रहा है, और ये भी मान के चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फिलहाल अभी इस डोमेन। इस वाले केस में जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये जो भी इंटीग्रेशन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एलिमेंट लेंगे तो dx के साथ जो y एलिमेंट या fx का एलिमेंट है वो नेगेटिव आएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, टोटल जो ये वैल्यू आने वाली है नेगेटिव आने वाली है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए टोटल पे क्या लगा देंगे, मॉड। या फिर डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है कि अंदर वाला पार्ट पक्का नेगेटिव आने वाला है और यही वैल्यू आने वाली है, बस इसका नेगेटिव वैल्यू आने वाली है जो भी यहाँ एरिया है। तो इस करस्पॉन्डिंग एरिया को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन लेके बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये दो छोटे पॉइंट्स तो आप लोग ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ ही चुके हैं। अगर ग्राफ क्रॉस करे, ठीक है ना, कुछ टाइम पॉजिटिव है कुछ टाइम नेगेटिव है, बट एटलीस्ट कंटिन्यूअस है, तो उस केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग फंक्शन का मॉड लगा दें। जब हम लोग मॉड लगाते हैं तो होगा क्या, जो हमारा एरिया, और ये ऑब्वियसली अभी भी हर केस में मान रहा हूं मैं, बी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे जब मुझे एरिया निकालना है तो इस केस में एरिया कैसा होगा, जैसे सपोज करो मैं ये एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखना, ये फंक्शन ऊपर यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे dx के साथ जो y एलिमेंट है वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे लेकिन dx के साथ विड्थ लूंगा तो ये y एलिमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं एफ एक्स डी एक्स ए से बी, तो ये वाले एरिया में ये वाला एरिया माइनस होगा, फिर ये वाला एरिया प्लस होगा, और एरिया हमेशा हम लोग कैसे लेना होता है, प्लस में लेना होता है, क्योंकि हमें ये वाला रीजन कंसिडर करना है। तो हम लोग देखो यहाँ क्या करेंगे, ये जो तीन रीजन्स हैं इन तीनों को अलग अलग इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, और फिलहाल तो अपने डेफिनेशन ये है। अब ये देखो, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल को तीन पार्ट्स में तोड़ दूं, पहला पार्ट कौन सा, ए से पी, दूसरा पार्ट कौन सा, पी से क्यू, तीसरा पार्ट कौन सा, क्यू से बी। तो जब हम लोग इस वाले पार्ट को लिखेंगे तब यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए से पी में फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन जब हम लोग पी से क्यू में इंटीग्रल लेंगे तो हमें पता है जो पी से क्यू वाला पार्ट इंटीग्रल है वो नेगेटिव आने वाला है, बट एरिया तो हमें कैसा लेना होता है, पॉजिटिव। तो जो भी इंटीग्रल लेंगे उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस,
क्योंकि केवल एफ एक्स डी एक्स करता अगर तो ये नेगेटिव आने वाला था, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया मॉड की प्रॉपर्टी से। सिमिलरली लास्ट पार्ट यहाँ पे जो देख रहे हो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ऑब्वियसली ये तीन बेसिक सिनेरियोस आप लोग ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ चुके हो। बस अंतर ये होता है स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है, जब भी हम एरिया और में और डेफिनेट में डिफरेंस लेना चाहते हैं तो वो ये वाला पार्ट है। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करते थे डायरेक्टली एफ एक्स डी एक्स लिख देते थे, यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमेशा एफ एक्स पे क्या लगाओ, मॉड लगाओ, तो ये अपनी एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है जो इन दोनों स्पेशल केस को इसके अंदर ऑलरेडी ले रही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग ये तीन बेसिक पॉइंट्स तो ऑब्वियसली क्लियर होंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, छोटे एग्जांपल जिसमें केवल हम लोग इस बेसिस पे एरिया निकालने की कोशिश। So the first example that we are going to take is pretty straightforward. यहाँ पे एक एग्जाम फंक्शन दे रखा है हमें ln x plus tan inverse x, और हमें फाइंड करना है इस ग्राफ का एरिया x एक्सिस और दो लाइंस x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के साथ, जिनको कई बार ऑर्डिनेट्स लिख के भी मेंशन किया जाता है। ऑर्डिनेट्स का मतलब इन लाइन से है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले इस वाले ग्राफ को जरा एनालाइज कर लेते हैं। इसको फिलहाल हम लोग fx मान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको fx मानेंगे तो ये आंसर आएगा ln x प्लस tan इनवर्स x। ऑब्वियसली इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी होगा ln x की वजह से, इसके कारण तो डोमेन x बिलोंग्स टू r होता, बट इसके कारण क्योंकि डोमेन 0 से बड़ा ही रह जाएगा तो इंटरसेक्शन लेंगे, फंक्शन वाला पार्ट डोमेन का यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं इसी डोमेन के अंदर, ln x का डोमेन 1/x, डिफरेंशिएशन 1/x और tan इनवर्स x का ये आ गया। नोटिस करो x क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही पॉजिटिव है, तो dy by dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमें कहां से कहां के बीच में देखना है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देखना है। मुझे पता है कि फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, चल 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं f ऑफ 1 निकालूंगा तो ये वाला पार्ट तो 0 देगा, ये वाला पार्ट π/4, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 पे पॉजिटिव है और फंक्शन 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये जजमेंट हमें एओडी के बेसिस पे लेना पड़ सकता है कई बार कि ग्राफ का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, और कई बार ये नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इसी पैटर्न पे हम सोचते हैं हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें, मालूम पड़ा वो ऑप्शन में जो दे रखा है वो मैच ही नहीं हो रहा है, या मैच हो गया तो गलत ऑप्शन मैच हो गया, तो ये एक बार ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है 1 से 2 में, तो जब फंक्शन पॉजिटिव है तो जो एरिया है और जो डेफिनेट इंटीग्रल आने वाला है बिना किसी चेंज के साथ दोनों सेम आएंगे। यहाँ पे अगर ग्राफिकली भी इसको देखना तो ग्राफ कुछ इस तरह से है, कहाँ कट कर रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1 से 2 के बीच में देखना है मुझे बस, राइट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ln x और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। इन दोनों के इंटीग्रल करने के लिए ऑब्वियसली आपको डेफिनेट इंटीग्रल पता होना चाहिए। इसका और इसका दोनों का इंटीग्रल आई होपफुली आपको याद होगा, बाय पार्ट से निकाल सकते हैं, ln x का भी और tan इनवर्स x का भी, दोनों को अलग अलग कर दो। ln x का इंटीग्रल आता है ये वाला पार्ट, और इसमें भी बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये वाला पार्ट आएगा। ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रल आपको आना ही चाहिए। जब नहीं आ रहा है तो पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल पे कमांड बनानी पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। तो ln x का इंटीग्रल ये वाला पार्ट और tan इनवर्स x का इंटीग्रल ये सेकंड वाला पार्ट आ गया। बस 1 से 2 लिमिट पुट कर दो, सॉल्व करो, और फाइनली जब आप लोग आंसर चेक करेंगे तो कुछ इस तरह का बड़ा वैल्यू आने वाली है इसमें। ये आंसर जैसे कि आपको क्लास के साथ इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो खुद से सॉल्व करके चेक जरूर करना। एक तो फर्स्ट पार्ट ये, और ऑब्वियसली आंसर आ रहा है कि, ठीक है ना। और ये सब ऑब्जर्वेशन कई क्वेश्चंस में करना पड़ सकता है क्योंकि कई बार गिवन नहीं होता, हमें फंक्शन का ग्राफ बना के आइडिया लगाना होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है या किसी पॉइंट पे कट करके जा रहा है, कुछ पार्ट पॉजिटिव है कुछ पार्ट नेगेटिव है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस करना बहुत जरूरी है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एग्जांपल था, ऑलवेज पॉजिटिव था, बट वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ऑलवेज पॉजिटिव है जितने डोमेन में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो एरिया आना तो वो आ गया हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस, और ये जो दो लाइन है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, इनसे बाउंडेड एरिया हमें यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पे हम एक नोट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सपोज करो कोई ग्राफ और x एक्सिस के साथ ही मुझे एरिया निकालना है और कुछ ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पर मुझे उस ग्राफ में ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे या हमारी जो एओडी के ग्राफ की नॉलेज है या फंक्शन की नॉलेज है उसके बेसिस पे मुझे पता लग रहा है कि ग्राफ में कुछ सिमेट्रिक पोर्शंस है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, ये ग्राफ लिया है मैंने y इक्वल्स टू साइन x,
एरिया किसके बाद एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स लिए, एक तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन वाई एक्सिस, और एक लाइन एक्स इक्वल टू 3π/2, मतलब इन दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड एरिया, मतलब ये टोटल रीजन आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो ग्राफ में साइन एक्स के ग्राफ में एफ साइन एक्स की वैल्यू साइन पाई माइनस एक्स के बराबर होती है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाली लाइन के बहुत सिमेट्रिक है कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं इस रीजन का एरिया निकालूं और उसको डबल कर दूं तो इस टोटल रीजन का एरिया भी आ जाएगा। तो केवल इतना रीजन, इतना एरिया निकालने से, डबल करने से मुझे टोटल रीजन का एरिया मिल जाएगा। प्लस मुझे ये भी रिजल्ट पता है कि साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स है, मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है उसका जस्ट माइनस बन रहा है यहाँ, तो एरिया वाइज तो ये रीजन भी सेम होंगे। तो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना, वो इतने एरिया के बेसिस पे ही मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो मुझे यहाँ पे ये टोटल एरिया निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं उसको केवल इस रेड मार्क्ड एरिया से या ऑरेंज मार्क जो यहाँ एरिया है उससे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो यही लिखा है कि अगर सिमेट्रिक पोर्शंस आ रहे हो तो कभी भी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको कितना टाइम सिमेट्री मिल रही है, जैसे यहाँ पे इस पोर्शन की सिमेट्री एक बार, सेकंड बार इधर, थर्ड टाइम इधर मिल रही है, n की जगह 3 टाइम्स ले लो और सिमेट्रिकल पोर्शन में से कोई एक पोर्शन का एरिया निकाल दो। इस वाले केस में जब मुझे फॉर्मूला लगाना है एरिया का तो हम लोग कैसे लगाएंगे, मॉड साइन एक्स, याद करो स्टैंडर्ड पैटर्न तो यही होता है। बट इस एरिया को निकालने की जगह, इस टोटल को निकालने की जगह हम लोग केवल इतना पोर्शन निकाल के उसका क्या कर देंगे, 3 टाइम्स, इसको इससे रिलेट कर सकते। तो देखो ये पहले ग्राफिकल एनालिसिस करना पड़ा और यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट पॉजिटिव कुछ पार्ट नेगेटिव आता, तो इफेक्टिवली इतना पार्ट ही आके रह जाता, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बिना मॉड के इंटीग्रेट करता तो ये कुछ प्लस आता, ये माइनस, ये भी प्लस आता और ये पार्ट इसमें माइनस हो जाता, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं इंटीग्रेशन करने पे। ये मॉड लगाया, उसकी जगह मैंने इसको पूरा सॉल्व करने की जगह एक पोर्शन का एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर लिया है। 0 से π/2 में तो साइन एक्स पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप लोगों को इसका पता भी होगा, इतने पार्ट का जो वैल्यू है वो 1 आती है, तो सॉल्व करके जो एरिया है वो कितना आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कई बार इस तरह के सिमेट्रिक पोर्शंस देखने से, खासकर नोन ग्राफ हो गए, सर्कल के कुछ पोर्शंस हो गए, एक ऊपर वाले पोर्शन, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, चारों का टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ये सर्कल के 2 पार्ट ही आ रहे हैं तो एक पार्ट का एरिया इंटीग्रेशन से निकाल दिया, दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। सर्कल नहीं है, कुछ पैराबोलिक शेप आ रहा है, उसमें हमें सिमेट्री दिख रही है, क्वाड्रेटिक में सिमेट्री दिख रही है, तो उस तरह के केसेस में ये सब सिनेरियोस आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी पोर्शन पढ़ने से पहले वापस हम लोग एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है ln x का ग्राफ है, ठीक है ना। एरिया किसके बाद निकालना है, बाउंडेड x एक्सिस, और 2 ऑर्डिनेट्स लेने हैं, एक 1/e और x इक्वल्स टू e, ठीक है ना। पहले तो ln x का ग्राफ ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, फंक्शंस तो बना ही चुके हैं हम लोग। ये बनेगा कुछ नीचे से आता हुआ और ऊपर इन्फिनिटी तक जाता हुआ है, इस तरह कुछ बनता है। हमने केवल 1/e से e तक का ग्राफ ही लिया है क्योंकि उतने क्वेश्चन का एरिया चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ln x 1 पे x एक्सिस को क्या करता है, क्रॉस, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड ln x का इंटीग्रेशन करेंगे 1/e से e तक, जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 1/e से 1 और एक 1 से लेके e, इसमें एक पार्ट में तो मॉड नहीं लगाएंगे, हटाएंगे माइनस लेके, और एक में मॉड हटाएंगे प्लस लेके, राइट। ये पोर्शन वापस से देख लो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एरिया का, ये वाला पोर्शन तो इससे डिनोट हो गया, ठीक है ना, और सेकंड वाला पार्ट इस सेकंड वाले पोर्शन से डिनोट हो गया। ऑब्वियसली ln x का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, इंडेफिनिट्स में बाय पार्ट्स लगा के आता है x ln x, है ना, माइनस एक्स, ये वाला पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस एक्स ln x प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x ln x माइनस एक्स। अब केवल 1 और 1/e यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इन पे लिमिट्स लगाओगे तो ऑब्वियसली अब आई होप आप लोग आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस 1/e। बहुत मुश्किल नहीं था, ये तो ग्राफ भी हमें पता था, कहाँ कट कर रहा है ये भी पता था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो अभी जो मैंने आपको जो बेसिक रिजल्ट्स बताए थे स्टार्टिंग में, जो आप डेफिनेट इंटीग्रल में ऑलरेडी शायद जानते होंगे, उसके बेसिस पे मैंने आपको एक 2-3 वेरिएशन, खासकर ग्राफ जब साइन चेंज कर रहा है उनको एनालाइज करने के लिए बता दी। फ्रेंड्स, तो एक नेक्स्ट तरीका और देखते हैं एरिया निकालने का, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तक हम जो पार्ट देख रहे थे एरिया निकालने के लिए, उसमें हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कंसीडर की थी, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप्स कंसीडर की थी। इसी तरह से अगर मैं सपोज करो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखने की जगह x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर पाऊं, उस केस में क्या होगा, हम लोग जो एरिया बाउंडेड निकालेंगे उसको निकालने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला,
ये ग्राफ यहाँ पे कुछ बन रहा है इस तरह से, ठीक है ना? और मुझे इस बार एरिया निकालना है बाउंडेड बाय वाई एक्सिस नॉट बाय एक्स एक्सिस, ठीक है ना? एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस और ये दो लाइंस, लाइंस कौन कौन सी है? y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, और x एज अ फंक्शन ऑफ y में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर मैं x को एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ तो डायरेक्टली इस वाले पार्ट को मॉड x लगा के क्या कर दो, इंटीग्रेट। जैसे पहले मॉड fx करते थे, ठीक है ना? इस बार क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है अगर इसको ध्यान से देखो तो ये fy का मॉड dy होगा a से b। जितने टाइम ये लेफ्ट वाला पार्ट है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, मॉड हटा के माइनस लगाएंगे, और इस वाले पार्ट के लिए मॉड हटा के प्लस लगाएंगे, ठीक है ना? कंसेप्ट वही है। पिछली बार जब हमने कंसीडर किया था एक्स एक्सिस के साथ एरिया था तो ये वाली स्ट्रिप्स कंसीडर की थी, इस बार ये कर रहे हैं। इनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करा के हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उस एग्जांपल को दो अलग अलग मेथड से आपको करके बता देता हूँ, फिर हम लोग कुछ अच्छे और एडवांस एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ जिसमें एक एरिया बाउंडेड निकालना है, ये वाला ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच में, राइट? पहले इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सपोज करो मैं इसकी इक्वेशन अरेंज करके लिखता हूँ, तो ये देखना ये इक्वेशन फाइनली अरेंज होकर इस फॉर्मेट में आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को बनाना आता ही है। क्लास 11th में पैराबोला की इक्वेशंस कन्वर्ट करके इस तरह से लिखते थे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बना के। यहाँ पे ये एक पैराबोला बन रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव साइड है तो इस तरफ बनेगा, और जो वर्टेक्स है वो कौन सी आएगी, 1,1, ठीक है ना? राइट? तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, 1,1। इस तरह का कुछ पैराबोला बनेगा। मेरे पास एक तरह से ये रीजन हो गया जिसमें मैं इस तरह से एरिया ले सकता हूँ, और इस ग्राफ को अगर नोटिस करो तो ये वाला जो ग्राफ है तो वर्टेक्स आ रहा है 1,1, और ये y एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है, तो उसको यहाँ से यूज कर लो, x को 0 पुट करके, तो y के दो आंसर आ जाएंगे, 0 और 2। एक तरह से ये पैराबोला इस तरह बन गया, 0 और 2 पे कट करता हूँ, है ना? तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यहाँ पे कंसिडर करूंगा इस तरह से, राइट? ये हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं dy, और ये x एज अ फंक्शन ऑफ y तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा, अब देखो इस केस में एरिया निकालने में मुझे मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पूरा ग्राफ राइट साइड में है। अगर कुछ पोर्शन लेफ्ट साइड में होता तो मुझे वेरी कराना पड़ता, पूरा लेफ्ट में होता तो इंटीग्रेट करके बस साइन चेंज कर देता। यहाँ पे तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कैसे, एक्स डी वाई, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस बार याद रखना। ये दो लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं, एक लाइन y इक्वल्स टू 0 और एक y इक्वल्स टू 2। तो ये जो इंटीग्रल आने वाला है यहाँ पे वो हो जाएगा 0 से 2, पुट कर देते हैं, कितना मिलेगा, x वाला फंक्शन है 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन 0 से 2, तो आगे इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 2, 0 पुट करने में तो 0 ही आने वाला है, चल 2 पुट करके जो वैल्यू आ रही है वो लिख लेते हैं। ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 4 माइनस 8 बाई 3, सॉल्व करके ये एरिया कितना आ गया, 4 बाई 3। ये जो हमारा बाउंडेड एरिया है ये हमारा कितना आ गया है, 4 बाई 3। अब अगर सपोज करो मैं इसी ग्राफ को रिपीट करता, ठीक है ना, तो उसकर मैं ये वाला ग्राफ वापस से बना लेता हूँ नीचे। इस बार वही जो ऊपर पैराबोला लिखा था उसको दो पार्ट्स में मैंने देखो डिवाइड कर दिया है, एक बार रूट लेके प्लस वाला पार्ट और एक बार रूट लेके माइनस वाला पार्ट। और ध्यान से देखो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना ये वाला फंक्शन बनेगा, इतना पोर्शन है ना, पैराबोला का आधा पार्ट। सिमिलरली ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये नीचे वाला बनेगा। ये चेक कर सकते हो, ये पार्ट क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ y 1 से बड़ा है तो ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 1 ही है। सिमिलरली इस वाले पार्ट में ये 1 से छोटा है तो देखो ये ग्राफ 1 के नीचे ही बना, राइट? अब अगर मैं इस रीजन का एरिया निकालना चाहता हूँ और इस बार मैं हॉरिजॉन्टल नहीं वापस से वर्टिकल स्ट्रिप ही कंसीडर करना चाहता हूँ, सपोज करो ऊपर वाले फंक्शन के कारण पहले ये टोटल एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो मैंने अभी अभी रीजन लिखा है इसका अगर मैं एरिया मार्क करूंगा तो ये एरिया कुछ इस तरह से आने वाला है, ये टोटल रीजन, राइट? अगर मैं पूरी स्ट्रिप्स लेता हूँ, ये जो एरिया है ये केवल ऊपर वाले पार्ट के कारण है, उसमें से मुझे इतना रीजन हटाना पड़ेगा, राइट? जैसे मैं ये रीजन हटाऊंगा इसका मतलब यहाँ पे ये नीचे वाला रीजन मुझे हटाना पड़ेगा, राइट? ये जो नीचे रीजन बन रहा होगा इस रीजन को मैं मार्क आउट कर देता हूँ, ये रीजन मुझे हटाना पड़ेगा। ये जो रीजन है किसके कारण है, ये नीचे जो फंक्शन बन रहा है ब्लू वाला इसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया है 0 से 1। इफेक्टिवली जब मैं यहाँ पे ये जो मुझे मार्क्ड रीजन, अब जो येलो रीजन तो मैं दिख रहा है वो अगर निकालना है, पहले तो मैं निकालता हूँ ये वाला रीजन,
पहले निकालता हूँ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1। ये कौन सा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल एरिया है ना, क्योंकि इस वाले फंक्शन के कारण बाउंडेड 0 और 1 के बीच ये रीजन हो गया। उसमें से मैं एरिया कौन सा हटाऊंगा, सेकंड वाला, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है वो इस ब्लू वाले ग्राफ के कारण है, तो वो वाला रीजन कौन सा है, 0 to 1, 1 माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, हमें क्या मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की लिमिट सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ना है। यहाँ पे ये रिजल्ट कितना आएगा, 2 रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। अगले स्टेप में 2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, और एक माइनस साइन और आएगा, और लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से 1, राइट। जैसे इस वैल्यू को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, चेक कर लेना इसका आंसर भी 4/3 आने वाला है। तो इफेक्टिवली जो मुझे यहाँ पे रीजन चाहिए था ये वाला, वही मिल जाएगा। इस बार वापस से पुराने वाले मेथड से हम लोगों ने क्या लिया, वर्टिकल स्ट्रिप ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स नहीं ली जिस तरह से मैंने यहाँ लिया है। बट ऐसा हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार इस तरह से इजीली ब्रेक हो जाए बहुत जरूरी नहीं है। तो अगर x एज अ फंक्शन ऑफ y हो रहा है और एरिया y एक्सिस के साथ निकल ही रहा है, तो हम लोग x की तरफ देख सकते हैं अगर ब्रेक हो जाए तो, बट ऐसा होना जरूरी नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम को दो अल्टरनेटिव मेथड से यहाँ सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रखा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल तो नहीं था। लेकिन कोशिश करिए कि और भी आपके जो सॉल्व एग्जांपल्स या वर्कशीट्स मिल रही हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनमें थोड़ा टाइम लगाओ, ठीक है ना। प्लस माइनस की गलती मत करना, सिली मिस्टेक्स मत करना, तो ये वाले प्रॉब्लम्स तो इजीली सॉल्व हो ही जाए।